Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 14th August, so let's get started. First is with respect to CBI take over the probe into doctors murder. ये वेस्ट बंगाल में हुआ, कलकत्ता में, और इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा है वहां पे डॉक्टर्स का, लेकिन वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसको कवर अप कर रही है। तो अल्टीमेटली कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को, और सीबीआई के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीडीएफ में नोट्स आपको मिल चुके हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ जाता है जनरल कंसेंट का, और अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले तो फिर सेंटर्स के अगेंस्ट क्या कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज सीआरएस पोर्टल। यहाँ पे ये पोर्टल बनाया गया था सेंट्रलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बर्थ और डेथ रेट को रेडी किया जाएगा, ठीक है, अपडेट किया जाता है यहाँ पर कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर ग्लिच आया हुआ है जिस वजह से ये चीजें ठीक हो नहीं रही है, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट जॉब्स में होने वाली करप्शन, जुगाड़ से, करप्शन से, पैसे से लोग पहुंच तो जाते हैं एज इफ कि वहां जाके कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। ऐसा नहीं है, काम वहां भी करना होता है, और जिस क्वालिटी के अनक्वालिफाइड लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अनडिजर्विंग लोग, तो उस वजह से फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर गवर्नमेंट इसी को ओवरकम करने के लिए क्या करती है, प्राइवेट एजेंसीज को हायर करती है, प्राइवेट एक्सपर्टीज हायर की जाती है बाहर से। अगेन पब्लिक का पैसा और वेस्ट किया जाता है। एनीवे वो सब पर्सनल लेवल की बातें हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, a centralized portal to register birth and death has been facing glitches which led to delay of issuing birth and death registration certificate. यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था इन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन 2023, जहाँ पे इन्होंने कंपलसरी कर दिया था दैट ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेथ इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 1st 2023 शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू सीआरएस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट .in, ओके। क्योंकि यहाँ पर अभी तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने पोर्टल मैनेज करती थी। अब यहाँ पर ये ग्लिच जब से आना शुरू हुए तब से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने वापस से अपने अपने पोर्टल शुरू कर दिए। ये सिर्फ क्वालिटी दिखाता है कि हमारे यहाँ किस क्वालिटी के लोग गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। जनरली आई डोंट कंसिडर दीज थिंग्स एज वर्थ डूइंग। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ जून 27 से ये सब शुरू किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन, और काफी सारे क्वेश्चन हमने 24 के प्रीलिम्स में करंट अफेयर अपने न्यूज एनालिसिस और प्लस रिवीजन सीरीज से हिट किए थे, बट मैंने कभी ये सब शो करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे लगता है कि जब भी आप इस तरह से मार्केटिंग करते हो या प्रूफ देते हो तो जैसे कोई घटिया चीज को बेचने के लिए मार्केटिंग की जा रही हो। मैंने जो पढ़ाया उसमें से जो आया, ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का पुअर रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, मुझे अकेले ये करने में 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं, एंड वॉच आवर्स आते हैं 4 आवर्स 5 आवर्स, तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट जैसा फील होता है। एंड आई एम मे बी या तो मैं इसको ऐप पे शिफ्ट कर दूंगा और आई विल जस्ट वाइंड अप ऑल दीज थिंग्स। ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे हैं जो हमने सिर्फ न्यूज एनालिसिस से सॉल्व किए अपने, कि अगर मैं इनको आंसर कर पा रहा हूं तो आप भी कर पाएंगे अगर आपने साल भर न्यूज एनालिसिस ठीक से फॉलो किया है। मैं ये पीडीएफ वगैरह भी कभी नहीं देता था, और वही रीजन था जिस वजह से मैंने अब आपको पीडीएफ देना शुरू किए, बिकॉज ऐसा लगता है कि बच्चों को जब तक आप प्रूफ ना दिखाओ कि ये मैंने पढ़ाया था तब तक वो बिलीव नहीं करते। उन्हें क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये फर्क पड़ता है कि शो ऑफ सामने वाला कैसा कर सकता है। मैंने आपके साथ न्यूज एनालिसिस में डिलिमिटेशन कमीशन डिस्कस किया था, डिटेल में किया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि कब हम लोगों ने कितनी सेटअप किए, उसके बाद सेटअप करना हमने बंद कर दिया, हमने सिर्फ 4 बार ही किया आज तक, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल 8 शेड्यूल लैंग्वेज, जब डिमांड चल रही थी कि आसमीज, भोजपुरी, इन सबको 8 शेड्यूल में डिमांड कर रहे हैं लोग, तब भी मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ ये सारी अमेंडमेंट याद रखिएगा, 21st, 71st एंड 92, ठीक है, और उसी पे ये क्वेश्चन आया था बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनके अगेंस्ट मैंने शॉर्ट नोट भी दिया था, और ये शायद मेरे डिस्कशन जून में इनिशियल फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको डिटेल दिया था, और सारे विंग्स भी बताए थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, और उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला हमें कि आर्मी चलाती है ऑपरेशन सद्भावना। जब मैंने आपके साथ जम्मू कश्मीर और टेररिज्म वगैरह डिस्कस किया था, इवन इन मेंस 450+ सीरीज, तब भी कहा था कि आर्मी ये चलाती है गुडविल बनाने के लिए वहां के लोगों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं वो आपके लिए, वो हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते हैं आपके लिए। दो चीज जो सबसे ज्यादा मैंने एम्फेसाइज की थी आपके लिए, मनी बिल, स्पीकर, एथिक्स कमेटी एंड प्रिविलेजेस। एथिक्स कमेटी पे हमें क्वेश्चन मिला, हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी समझाया किस तरीके से नॉमिनेशन होता है, और पूरी लिस्ट भी दी थी। और ये मैंने इसलिए दिया था क्योंकि सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी पैटर्न पे, कि इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया था उन्होंने, और मैंने आपसे कहा था कि ये पेपर हिंट होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में आपको क्या पूछा जाएगा।
मनी बिल पे भी क्वेश्चन आया। ठीक है, यही 4-5 टॉपिक्स मैंने आपके साथ एम्फेसाइज किया था। नारी बंधन अधिनियम हमने डिस्कस किया था कि पहले सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो अगले इलेक्शन होंगे तब जाकर ये फोर्स में आएगा। एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया बांग्लादेश के बारे में, इस पे भी मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया था। ये तीनों रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अर्जेंटीना अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, सूडान अपनी रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में लड़ाई से गुजर रहा है, टर्की ये अपनी नाटो की मेंबरशिप छोड़ रहा है क्योंकि इसको S-400 मिसाइल्स खरीदने थे रशिया से, और यूएसए ने काटसा इस पे अप्लाई करने की बात की थी। सुमेध पाइपलाइन हमने डिस्कस की थी न्यूज एनालिसिस में। ठीक है, डिजिटल रुपीज, CDBC, सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी, पूरा का पूरा सेशन किया था हमने मेंस 450 प्लस में इस टॉपिक पर। अगेन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, ठीक है, इसमें सबसे लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है, सीधे हेडलाइन से उठा लिया उसने क्वेश्चन को न्यूज़पेपर की। ये स्पीकर पे भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मनी बिल पे भी आ गया। जो जो हमने मेन टॉपिक्स चूज किए थे, ये मुझे याद है अच्छे से। एक लड़का था अभिनंदन, उसने ये कमेंट में रिप्लाई भी किया था जब मैंने पूछा था कि आप लोग मुझे बताइए कि लोकसभा डिसॉल्व होने पर कौन से बिल लैप्स कर जाते हैं और कौन से नहीं। 2-3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो रेगुलर तब से बने हुए हैं, माधवी इज वन ऑफ देम। इन सबको पता होगा कि ये सब चीजें हमने न्यूज में डिस्कस की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, शॉर्ट नोट दिया था मैंने इस पे आपको। यहाँ पे वॉल्केनो से क्या निकलता है, न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पर ही था इंडियन एक्सप्रेस के, और वहीं पे मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि ये सारी चीजें याद रखिएगा जो जो इससे रिलीज होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी कोई रिवर होती है मैं आपको हमेशा उसकी रिवर और उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनका मैप देता हूं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ सी पे मैंने आपको मैप के साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी समझाया था और न्यूज एनालिसिस में भी। यहाँ पे 3-4 नाम दिए हैं, लेकिन मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था सिकाडा, जो कि इंडिया बांग्लादेश में इसकी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये एक तरह का इंसेक्ट था, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कैश्यू, गोवन कैश्यू, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, पोर्चुगीज लेकर आए थे। रेड सैंडर्स पुष्पा मूवी का एग्जांपल देके मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सिर्फ पपाया था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, वो यूपीएससी ने अलग से पूछा है। ये PFA, ठीक है, ये फॉरएवर केमिकल्स हमने पूरी तरीके से डिस्कस किए थे रिवीजन सीरीज में भी और न्यूज़पेपर में भी कई बार, 2-2 3-3 दिन तक लगातार आए थे। तब भी मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया था कि यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये मेरी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर था। ठीक है, द ओनली थिंग आई डिड इज कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह की प्रूफ कभी दिखाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। इसलिए मैं सिर्फ अपनी न्यूज़पेपर डिस्कस करता था, उसका PDF डिलीट मार देता था। लेकिन अब मुझे ये सब प्रूफ रखने पड़ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि बच्चों का एटीट्यूड अब समझ में आया कि उन्हें क्या चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने करंट अफेयर में कई बार। ठीक है, यहाँ पे फाइटर, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सब पे डिस्कशन हुआ है, और ये द हिंदू में एज इट इज पूरा इमेज बन के आया था इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 से ज्यादा क्वेश्चन है जो सीधे सीधे करंट अफेयर और न्यूज डिस्कशन अकेले से, प्लस थोड़ा सा हम रिवीजन सीरीज की अगर 4-5 क्वेश्चन ऐड कर लें तो वहां से हमने अचीव किया है। इसके अलावा जो इजी क्वेश्चन है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, या पॉलिटी से जो इजी क्वेश्चन आए, वो सब तो आपको अपनी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से करने ही होते हैं। वो तो बहुत इजी टाइप की चीजें थी, तो ऐसा नहीं था कि ये कट ऑफ क्लियर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता था। CSAT का पेपर मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता किस तरीके से आया है, लेकिन जिस तरह का रिडिकुलस एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स आपकी तरफ से न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आ रहा है, इधर आई विल शिफ्ट इट ऑन दी ऑफिशियल ऐप, जो कि सिर्फ पेड कोर्स में पार्ट रहेगा फिर, या फिर आई विल जस्ट बाइंड अप ऑल दीज थिंग्स। बट आप लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैं MCQ पोस्ट करता हूं ताकि आप लोग, हम लोग और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें चीजों को। हम प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में PIP स्पेशली कवर कर रहे हैं, और इस बार सबसे ज्यादा जो स्कीम्स आई वो इंडिया एयरबुक से आई है, हम वो भी कवर करेंगे। लेकिन आप लोग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों को सॉल्व करने में। इट्स लाइक आई एम लिविंग इन फूल्स पैराडाइज की ये चीजें बच्चों को हेल्प कर रही हैं, बट आप लोग की तरफ से इतना पुअर रिस्पॉन्स है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग। रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। स्टैम्पिड, इस पे मैंने आपसे कहा था ब्रेनस्टॉर्मिंग में इसकी बात करूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पुअर रहा है। बात स्टैम्पिड की अगर की जाए तो इसमें बस 2-3 चीजों पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा हादसे हुए हैं यहाँ पर। चलिए इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, क्योंकि NDMA ने इसके बारे में गाइडलाइंस भी दी हुई हैं इसको लेकर। प्लीज अगर फॉलो करना है तो ठीक से कीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, सर नहीं अच्छा है, बंद कर दीजिए। आई एम नॉट फूल कि मैं 5 घंटे 4 घंटे इन चीजों में डिवोट करूं, आपकी तरफ से इतना पुअर रिस्पॉन्स आए। आप लोग क्यों नहीं देखते मुझे नहीं पता, कि अगर कोई चीज नहीं पसंद आती है एटलीस्ट जस्ट बी क्लियर कि सर इसको बंद कर दीजिए। स्टैम्पेड, एटलीस्ट सबसे पहले आपको इसके लिए एक डेफिनेशन रेडी करनी चाहिए प्रॉपर। अब डेफिनेशन ऐसा नहीं कि आप इसको रट्टा मारिए, द सिंपल थिंग इज कि ये क्यों होता है। सो वेन एवर देयर इज अ डिसरप्शन इन ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ क्राउड,
ठीक है, इट कैन लीड टू ऑल सॉर्ट ऑफ इंजुरीज एंड फैटेलिटीज। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैम्पेड। यानी कि जब एक मास मूवमेंट हो रही है क्राउड की कहीं पर भी, और उसके उनको कहीं से ऐसा परसीव हो कि यहाँ पे कोई डेंजर है या फिजिकल स्पेस की कमी है और ज्यादा क्राउड हो गया, ऑक्सीजन की कमी, या फिर कोई सेलिब्रिटी आया उसके लिए लोग पागल हो रहे हैं, तो इस तरह की चीजों से जब कोई हुड़दंग मचता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्टैम्पेड। अब ये किस वजह से हो सकता है? तो यहाँ पर कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। फर्स्ट इज कि एक स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाता है, जैसे गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरा था, राइट, स्ट्रक्चरल फेलियर फेलियर था। दूसरा, किसी तरह का पैनिक या फिर एक्साइटमेंट हो जाए, जैसे हाथरस में जो हुआ था, वहां पे क्या हुआ था कि सब टूट पड़े थे, बाबा जी जब चल के गए थे तो उनके पैर जहां से गुजरे थे उसकी धूल कलेक्ट करने के लिए, मिट्टी कलेक्ट करने के लिए, तो पैनिक या एक्साइटमेंट की वजह से भी ये हो जाता है। इसके बाद कई बार की कोई फेक इंफॉर्मेशन हो जाती है वहां से, कोई एकदम से पैनिक क्रिएट कर देता है कुछ गलत बातें करके, या फिर ओवरऑल आपका अरेंजमेंट ही अच्छा नहीं है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है वहां पे। जैसे हमारे यहाँ जहां से मैं आता हूँ वहां पे एक प्रदीप मिश्रा नाम के हैं, कुबरेश्वर बाबा, उनके यहाँ पर जब स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है हमारी, लेकिन उन्होंने परमिशन ली थी कि 1-2 लाख लोग आएंगे रुद्राक्ष वितरण में, लेकिन 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे, पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। ओके, फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से सफोकेशन हो जाता है। इस तरह के ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये कॉज होता है। और इसके आज तक अगर सबसे बड़ा कोई स्टैम्पेड हुआ है तो वो 1954 में हुआ था, इलाहाबाद में, कुंभ मेले के टाइम पर। रियल में तो और भी ज्यादा लोग मरते होंगे, लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया था वो था कि 800 लाइफ्स का लॉस यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कई जगहों पे हुआ है, हाथरस इज द लेटेस्ट केस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉजेज में आप सारी बातें लिख सकते हैं कि जैसे ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, रूफ कोलैप्स कर जाती है, कई बार रेलिंग्स ब्रेक हो जाती हैं और लोग गिर जाते हैं, स्पेशली कोई ऐसे श्राइन जो माउंटेन वगैरह पे बने होते हैं। ओके, इमरजेंसी इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते वहां पर। राइट, पैनिक एंड एक्साइटमेंट, क्रेजी हो जाते हैं लोग किसी के लिए, जैसे बाबा के लिए या कोई सेलिब्रिटी आ जाए उनके लिए। फेक इन्फॉर्मेशन, लोग इस तरह की अफवाह उड़ा देते हैं कि वहां पे आग लग गई है, फायर एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और एक सबसे बड़ा इशू होता है यहाँ पे हमारा कि जो सिक्योरिटी, जिनके नाम, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी को लेकर, उन्हीं की तरफ से गलती हो जाती है कि सफिशिएंट सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं की जाती है, या प्रॉपर रिहर्सल नहीं की जाती है कि अगर कल को यहाँ पे भगदड़ मची या कोई फायर इंसिडेंट हो गए तो हमें लोगों को किस तरीके से एग्जिट करना है। सर्विलेंस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह के थ्रू सर्विलेंस नहीं होता कि किस जगह पे भीड़ बढ़ रही है। लोगों को पता नहीं होता है कि किस रास्ते से जाने में भीड़ कम मिलेगी, कहां पर लाइन छोटी है, ऑल दोस थिंग्स। इम्पैक्ट आप इसमें सोच सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता होगा। अब हथरस में जो डेथ हुई उनमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी की सभी महिलाएं थी, ठीक है, तो इम्पैक्ट में आप कह सकते हो एक ट्रॉमा एंड लॉस क्रिएट हो जाता है लोगों के लिए लाइफ में। ठीक है, अगर किसी के घर का ब्रेड विनर की डेथ हो जाए तो देयर इज अ इकोनॉमिक हार्डशिप। Then there is erosion of trust in the administration as well as even in God, कि भगवान के यहाँ गए थे हम, वहां पे ऐसा हादसा हो गया एंड ये सब चीजें हो गई, ठीक है, और अल्टीमेटली लॉस ऑफ सोशल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। बाकी आप इसमें जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं और पॉइंट्स। एनडीएमए ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, ये सब मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिटेल में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वर्थ है आप लोगों के साथ करना। ठीक है, प्रीलिम्स एक्सर जो मैं आपके साथ कंडक्ट करता हूँ उसमें सबसे पुअर रिस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन यूपीएससी जिस तरीके से जा रहा है हमें उधर ही जाना पड़ेगा। पीआईबी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। ओके, एनडीए ने गाइडलाइन दी थी यहाँ पे कि आप कुछ चीजें क्लासिफाई कीजिए, जैसे टाइप ऑफ इवेंट, किस तरह का इवेंट है, क्या वो रिलीजियस इवेंट है या स्कूल यूनिवर्सिटी या यूथ फेस्टिवल का इवेंट है या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है, या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग आप टाइप ऑफ इवेंट में क्लासिफाई कीजिए, उस तरीके से तैयारी की जाए। क्राउड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर अपना, उसके तरीके से, और ये क्राउड किस तरह का हो सकता है, किस एज के लोग ज्यादा आएंगे, किस जेंडर के लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे, किस रीजन से लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है, और किस इकोनॉमिक स्ट्रेटा से लोग ज्यादा आएंगे। जनरली आप बाबा लोग यहाँ जब देखोगे ना, आपको अधिकतर दिखेगा मोस्टली लो इनकम वाले
लोग ही ज्यादा वहां पे आते हैं, वो ज्यादा बेवकूफ बनते हैं। हमारे इधर जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो कहते हैं कि आप ये काम कर लो, 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट आर द मोटिव ऑफ द क्राउड? ठीक है, वो किस पर्पज से आए यहाँ पे? किसी सोशल पर्पज से आए, या एंटरटेनमेंट पर्पज से आए, या पॉलिटिकल पर्पज से आए हुए हैं, या रिलीजियस पर्पज से आए हैं? तो ये सब क्लासिफाई करने की बात की थी यहाँ पर एनडीएमए की गाइडलाइंस ने। फिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर इसने क्या बातें कही, वो और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्राउड मैनेजमेंट मैनेजमेंट को लेकर इसने फोकस किया था कि पहले आप अपनी कैपेसिटी प्लानिंग कीजिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो फोर्सेस या आप अपने खुद के लोग जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हो, एटलीस्ट उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्राउड को मैनेज कैसे करना है, उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा, रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। इंप्रूव योर प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग। अगर कोई इंसिडेंस होता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए आपने क्या तैयारी की है। जैसे अगर भगदड़ मच जाती है तो आपने कितने एग्जिट गेट बना रखे हैं, राइट, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब एनडीए ने अपनी गाइडलाइंस में कहा था, पुलिस के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, एंड ऑल दोस। उसके अलावा आईसीटी टेक्नोलॉजी का हम लोग इसमें काफी यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग जीआईएस रिमोट सेंसिंग को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके। सिमिलरली हम लोग पैनिक ना क्रिएट हो उसके लिए एसएमएस वगैरह की सर्विस रख सकते हैं कि लोगों के मोबाइल पे मैसेज जाए कि उस गेट से आप एंटर कीजिए, उधर भीड़ कम है, आप इस गेट से एंटर मत कीजिए। ठीक है, हम लोग सेंसर्स लगा सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बट इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, जैसे देर इज अ लैक ऑफ अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एनडीएमए की गाइडलाइंस को आज तक स्टेट गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट नहीं किया। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, ये अभी भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ क्राउड। पानी की व्यवस्था नहीं है, हाँ ठीक है हम सह लेंगे, भीड़ बहुत ज्यादा है हम सह लेंगे, बट हमें जाना है बाबा के दर्शन करने। ठीक है। गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, कोई एजेंसी हादसा होने के बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती इसकी कि ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी गलती से हुआ है। ओके, तो ये स्टैम्पेड के बारे में बात की। कभी अगर मुझे मन हुआ तो हम करा देंगे इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में, बट अभी वैसा कोई एनकरेजिंग रिस्पॉन्स है नहीं, तो मैं अभी नहीं करा रहा उसे। सूरत डायमंड फैक्ट्रीज। अब हम लोग ये मानते हैं कि ये एक तो क्या है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 95% जो डायमंड्स है, रग डायमंड्स, वो हमारे यहाँ पॉलिश होते हैं। रशिया रग डायमंड्स का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, लेकिन जब से इसकी यूक्रेन के साथ वॉर हुई, सैंक्शंस लग गए इस पर, और उस वजह से अल्टीमेटली अफेक्ट कौन हो रहा है, हमारे यहाँ की सूरत में बेस्ड इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज को वैकेशन पे भेज दिया, आप 30 डेज के लिए वैकेशन पे चले जाइए, आपकी सैलरी थोड़ी तो कट होगी, बट फिर भी हम लोग पे करेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनके पास 40-50 एम्प्लॉयज होते थे, वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, उन्होंने अपने वर्कर्स को निकालना भी शुरू कर दिया है, और उनके पास उतने अच्छे ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर शट डाउन होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी एंड सो ऑन। तो वर्ल्ड में जो भी होता है उसका असर पड़ता है हर हर कंट्री पर। जस्ट अ सेकंड। So large scale layoff and pay cuts due to dwindling global demand caused by economic and geopolitical factors have taken the sheen away from Surat famed diamond industry. Diminished demand for polished diamonds in the international market due to an economic slowdown in the developed countries. दूसरे देशों में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, उस वजह से भी ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है। 95% of the polished diamonds are exported. Global factors always affect the sale of the precious stone. Russia, Ukraine, Israel, Hamas war, and so on. Sanction imposed by US and other members of G7 group of countries on Russian diamond due to its invasion of Ukraine. Russia is one of the largest suppliers of the rough stones. अब इस डायमंड से रिलेटेड ही मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराया था पहले, लैब ग्रोन डायमंड्स। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी आपको प्रीलिम्स में। ओके, मैं दोबारा तो इस टॉपिक को नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं एमसीक्यू के फॉर्म में इसके नोट्स डाल दूंगा, आप एमसीक्यू वाले ग्रुप से उठा लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो यार, काम आएगा तुम्हारे। क्यों वेट कर रहे हो कि लास्ट में देखेंगे जो होगा? लास्ट में नहीं होती तैयारी। यूपीएससी आपको ये वेग पैटर्न से यही समझा रहा है, पढ़ना है तो साल भर पढ़ो, लास्ट के भरोसे मत रहो। एससी सब कोटा, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, ये मदिगा कम्युनिटी है। यही मोदी जी के साथ स्टेज पे एक बार रो दिए थे कि हमारा एससी का पूरा कोटा दूसरी कास्ट ले जाती है, हमें नहीं मिलता है। तो सब क्लासिफिकेशन अब जब हुआ है तो इनको लोगों ने काफी थैंक यू बोला है इसके लिए। और कल हमने देखा भी था एग्जाम्पल में, बिहार में, आंध्रा में, कि किस तरीके से कुछ कास्ट विद इन एससी एसटी आगे निकल गई है, कुछ पीछे रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन August 1 where a 7-judge constitution bench affirmed the state's right to subcategorize the scheduled caste listed in presidential list to provide them with greater
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल लिस्ट कौन ये लिस्ट बनाता है, किस आर्टिकल के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑल दोस थिंग्स वो सब हमने पहले कवर कर लिया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ओके, तो वो आप वहां से देख सकते हैं, थंबनेल में दिख जाएगा आपको जहां भी गया है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, अब जिस तरह से बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आया था उसी तरह तरंग शक्ति पे भी आ सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग इज ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। द न्यूज इज दैट इसे अब बाय एनुअल इवेंट बना दिया जाएगा। At the first phase of Tarang Shakti, the largest multilateral air exercise hosted by Indian Air Force. अब इसको बायएनियल बना दिया जाएगा, यानी कि 2 साल में एक बार होगी ये। इसका फर्स्ट फेज हुआ था अभी सुलूर में और सेकंड फेज होगा जोधपुर में। एक्सरसाइज विल हैव 18 कंट्रीज ज्वाइनिंग इन, हालांकि इनविटेशन तो भेजा जा रहा है 51 कंट्रीज को। तो एक्सरसाइज तरंग शक्ति याद रखिएगा, एयरफोर्स की है। मलेशियन एंड जापानीज पीएम सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इसमें कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इश्यूज को डिस्कस करते हैं ऐसी मीटिंग्स में, बायलैटरल इश्यूज, और इसके अलावा जो वर्ल्ड में चल रहे हैं ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया मलेशिया वाले मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस और ट्रेड टाइप्स पे बात करेंगे, मेजर डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश, गाजा एंड ईरान, उस पर डिस्कशन होंगे। इंडिया एंड जापान 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अब ये भी आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछा भी था कि हम किन किन कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग करते हैं। ठीक है, वो आप ही मुझे बताएंगे दोबारा कि हम कितनी कंट्रीज के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग इंडिया कंडक्ट करता है। In 2020, New Delhi's decision to detain 2,500 foreigners from 45 countries, largely from Malaysia and Indonesia, who had come to Delhi for the Tablighi Jamaat conference. ठीक है, तो इस वजह से मलेशिया के साथ हमारे टाइज थोड़े से खराब हो गए थे। ठीक है, हमने 2,500 लोगों को डिटेन कर लिया था, वो याद होगा ना। तो कोविड के टाइम पर दिल्ली में तबलीगी जमात की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ठीक है, जबकि हमने वो लगा दिया था लॉकडाउन। ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी पढ़ाया था, थोडो। ठीक है, मणिपुर की ट्राइब है, और उसी के अलावा पेट एंड हमार कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये सब मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज है। ये एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जैसे अभी आपको ककाउस का आया था। ठीक है, थडो, पेट एंड हमार, ऑल दीज आर ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर। आईएलओ, ठीक है, तो आईएलओ पे शॉर्ट नोट में आपको दे दूंगा, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करके नंबर ऑफ पेजेस नहीं बढ़ाया फोकट। अब यूएसए और यूरोपियन यूनियन क्या है कि ये लोग हमेशा इंडिया को एम्फेसाइज करती हैं और हमारे लिए एक नॉन ट्रेड बैरियर क्रिएट कर देती हैं, सॉरी नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, ये नॉन टैरिफ बैरियर के नाम पे क्या करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपने चाइल्ड लेबर का यूज करा है, इस तरह के नॉर्म्स बना दिए जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को उनके मार्केट में एंट्री रोकने के लिए। अब इसी तरह के टफ नॉर्म्स इन्होंने बनाए थे टीटीपी में। ठीक है, जो पार्टनरशिप बना रहे थे ये लोग, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें यूएसए ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे थे, तभी हमने कहा था कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह के नॉर्म्स हम लोग नहीं मानते। कैसे प्रूव करोगे आप ये सब कि हमारे इस प्रोडक्ट में चाइल्ड लेबर का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये रियलिटी है इंडिया की, चाइल्ड लेबर का अभी भी यूज होता है कई जगहों पर, टी गार्डन्स में भी होता है। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक डील साइन की है आईएलओ के साथ, और वो हमें हेल्प करेगा ताकि हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह से रिजेक्ट ना हो फॉरेन कंट्रीज में जाके। The cotton and hybrid cotton seeds from India continue to remain in the United States Labor Department's list of goods produced by child labor or forced labor। ठीक है, तो हमारे कॉटन एंड हाइब्रिड सीड्स को इसलिए एंट्री नहीं मिल पाती है यूएसए मार्केट में क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें इंडिया का नाम डाल रखा है कि कॉटन और हाइब्रिड सीड में ये लोग चाइल्ड लेबर का यूज कर रहे हैं और बॉन्डेड लेबर का। तो आईएलओ के साथ हमने एक जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रोमोटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। अब ये याद रखिएगा, प्रोमोटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क हमने किसके साथ साइन किया और किस पर्पस के लिए साइन किया है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। आईएलओ के साथ साइन किया है और किस पर्पस से किया है, ताकि हम लोग ये चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर सकें। It aims to promote effective recognition of freedom of association and right of collective bargaining, elimination of child labor, abolition of forced labor, elimination of all forms of discrimination, and the promotion of a safe and healthy working environment among cotton growing communities in India। Okay, so इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, Promoting Fundamental Principles and Rights at Work। ILO's agenda is to promote freedom, equity, and dignity। The new initiative will ensure stronger collaboration with government bodies, employers, and workers organization and civil society group, ताकि हम चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो यहां से एक एमसीक्यू बनने का बहुत हाई चांस है।
यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंडिया इज रेडी टू वर्क विद जो भी प्रेसिडेंट बने, वैसे मिस्टर ट्रम्प को ही बनना है। एग एंड स्पर्म डोनर हैज नो लीगल राइट ऑन चाइल्ड। अब यहाँ पे केस आया था कि एक हस्बैंड थे, एक उनकी वाइफ थी और एक इस वाइफ की सिस्टर थी। अब ये दोनों नेचुरली बच्चा नहीं कर पा रहे थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो सिस्टर ने इनको एग्स अपने डोनेट किए थे। अब उसके बाद हुआ ये कि हस्बैंड ने इस अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ ही रहना शुरू कर दिया। अब ये सिस्टर ये क्लेम कर रही है कि आई एम दी बायोलॉजिकल मदर, क्योंकि मेरे एग्स यूज हुए हैं, सो आई एम दी बायोलॉजिकल मदर। तो कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, सिर्फ एग या स्पर्म डोनेट करने से आपको कोई लीगल राइट नहीं मिल जाता चाइल्ड पर। ओके। Bombay High Court held that merely donating eggs or sperm does not give legal entitlement to the donors to claim that he or she is the biological parent of the child। ये एक सिंगल जज बेंच ने दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चैलेंज होगा, आगे भी 3 जज बेंच तक जाएगा। 2005 की गाइडलाइंस क्या है? जज ने यहाँ पे रेफर किया नेशनल गाइडलाइन फॉर एक्रेडिशन, सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ एआरटी। एआरटी मींस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्लिनिक्स इन इंडिया, इनेक्टेड इन 2005। ये एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था। यहाँ पे इन्होंने नोट किया कि जिसने एग दिया है, शी मे क्वालिफाई टू बी ए जेनेटिक मदर एंड नथिंग मोर, नो इंटेंडिंग लीगल राइट व्हाटसोएवर टू क्लेम टू बी बायोलॉजिकल मदर ऑफ द ट्विन डॉटर्स। ठीक है, लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता, तो ये एक आपकी सिर्फ नॉलेज की बात थी। आगे चलते हैं। जियो पारसी स्कीम आपको पता होगा, पारसी कम्युनिटी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्विंडल कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो उसी के रिगार्डिंग एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है यहाँ पे। एंड रिमेंबर इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है यहाँ पे। नेगोशिएशन फेल, रेलवे कैंसिल्स टेंडर ऑफ 100 वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था और एक कंपनी थी फ्रांस की, एल्स्टॉम, उसने ये टेंडर ले भी लिया था। फिर बाद में इसको दोबारा रीनेगोशिएट करने की कोशिश की गई, तो अब ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग काफी कुछ करते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं उसमें। इंडियन रेलवेज हैज कैंसिल्ड 30,000 करोड़ टेंडर गिवन टू द फ्रेंच इंजीनियरिंग कंपनी Alstom to manufacture and maintain 100 एल्यूमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेन सेट्स फॉर नेक्स्ट 35 ईयर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डील कैंसिल हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, इसको इतना एम्फेसाइज करके क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज at present India uses the train sets made from steel, but trains made from aluminum are better as they are lightweight, energy efficient and have better resale value। इसलिए हमने ये इतना बड़ा टेंडर निकाला था। This failed tender is the second unsuccessful attempt at initiating the manufacture of lightweight aluminum body train। और थोड़े दिन पहले इस तरह की न्यूज चला के गवर्नमेंट और बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ बनने वाली ट्रेन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बना तो लो पहले। ओके, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल है रेलवे की, उनका भी यही कहना है दिस इज अ वेरी रेट्रोग्रेड स्टेप। और एक ट्रेन को बनाने में खर्चा आता है करीब करीब 140 करोड़। और दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप ये समझिए कि आप स्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बंदा है स्केटिंग करने वाला, वो अपने हाथों को फोल्ड कर ले और फिर स्विंग करना शुरू करे गोल गोल। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर वो अपने हाथ स्ट्रेच कर लेता है पूरे और फिर वो स्विंग करता है, तो आपको क्या लगता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। राइट, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ऐसा ही अर्थ के साथ हो रहा है कि यहाँ अर्थ में हमारी पोलार से आइस मेल्ट हो रही है और ये पूरा वाटर कहाँ जा रहा है? इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर में आप कह सकते हो कि कुछ मिलीमीटर का बल्ज और बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाटर जैसे जैसे उधर रश हो रहा है, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, वाटर बढ़ता जा रहा है और इक्वेटर की तरफ रश करता है, यहाँ पे ये बल्ज और ज्यादा बढ़ता है अर्थ का, इक्वेटर का। और ये वैसे ही समझिए, अब आपकी एक स्केटिंग करने वाले इंसान ने घूमने से पहले अपने हाथ फैला लिए, उस वजह से हमारे अर्थ की जो मूवमेंट है रोटेशन की, वो थोड़ी सी स्लो होती जा रही है। कुछ ही मिली सेकेंड हो रही है, बट हो रही है। ओके, तो ये एक और इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, कि ये किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप सोचेंगे मिली सेकंड से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है, हमारी जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, हमारी जो स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे फर्क पड़ता है, इवन मिली सेकंड का भी। Scientists are attributing a slowing in the Earth rotation to climate change. The melting polar ice caps have caused the Earth to spin slower। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको। This can lead to minuscule changes in the actual duration of the day and it could affect the technology we rely on। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, हमारा स्पेस ट्रेवल, ये सब इंपैक्ट होगा इससे। ठीक है, ये सब किस पे वर्क कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
दिस इज द की, ठीक है। फिजिक्स में इसको एक फेनोमेना हम लोग जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ए प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कंजर्व नो मैटर हाउ द स्केटर इज स्पिनिंग। नाउ आपके काम का जो यहाँ पर है कि जब पोलर आइस शीट ग्लोबल ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो जो वाटर होता है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पोल टू इक्वेटर मास फ्लक्स। एज द आइस शीट मेल्ट द अर्थ ऑब्लेटनेस इंक्रीजेस, ठीक है, यानी कि आपका जो एरिया है इक्वेटर वाला वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है एंड द रीजन अराउंड द इक्वेटर इलोंगेट स्लाइटली, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इंक्रीजेस। अब क्योंकि स्केटर ने अपने हाथ फैला दिए, अर्थ का जो इक्वेटर था वो एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ठीक है, और इस वजह से आपका जो रोटेशन रेट है वो स्लो हो जाता है, making the earth bulge out slightly, slowing its rotation and increasing the time taken to complete one rotation, lengthening our day। अब क्योंकि रोटेशन स्लो डाउन हो गया तो आपका जो दिन था, जो नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ आवर्स हुआ करते थे वो क्या हो गए, थोड़े से इंक्रीज हो गए। ठीक है, हमारा वैसे भी एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जैक्टली 365 डेज नहीं होता है, 365 डेज से थोड़ा ज्यादा होता है, फिर हम उसको एडजस्ट किससे करते हैं, लीप ईयर, हर 4 साल में एक लीप ईयर ऐड करके बराबर करते हैं उसको। Over the last 2 decades, changing climate effects on the sea level around the equator have slowed down the rate of the Earth's rotation by around 1.3 मिलीसेकंड पर सेंचुरी। ठीक है, तो ये इन्होंने डेटा ऑब्जर्व किया पिछले 2 डेकेड्स का, और उसमें उन्होंने कहा कि 1.3 मिलीसेकंड पर सेंचुरी से ये अर्थ का रोटेशन स्लो होता जा रहा है। दिस इज जस्ट एन अनदर इंडिकेटर ऑफ हाउ बिग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज बिकम। ज्यादा बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, बट इट कैन स्टिल अफेक्ट एक्यूरेट टाइम कीपिंग विद एटॉमिक क्लॉक्स। Earth's revolution around the sun takes just a bit longer than 365 days and requiring the addition of a leap day। ये आपने पढ़ा होगा बचपन से। Its rotation is also not always exactly 24 hours, it is a couple of millisecond more। ऑलरेडी हमारे अर्थ की रोटेशन पे किसका इंपैक्ट होता है, लूनार टाइडल फ्रिक्शन का। The moon pulling on the Earth's ocean has already been slowing the planet's rotation at about 2 मिलीसेकंड पर सेंचुरी, और अब ये ग्लेशियर मेल्ट होने से भी स्लो हो रहा है, तो अर्थ की रोटेशन स्पीड और स्लो होती जाएगी। Systems like GPS, stock trading, space travel they bank on accurate measure of time and can be thrown off। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ का रोटेशन अगर स्लो होता है तो इनमें से किस किस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जीपीएस पर इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक ट्रेडिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेस ट्रैवल पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। Some other process like slowed rotation of the Earth's core have been speeding up the Earth's rotation time। अब हमने पहले कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था कि अर्थ की जो कोर है वो भी रोटेशन में थोड़ी स्लो होती जा रही है। तो इन दोनों चीजों का मिला के अगर हम इंपैक्ट देखेंगे तो हमारे अर्थ का रोटेशन स्लो होता जाएगा और डे की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। So both these studies have proved that climate change is exerting its effect over the entire planet by interfering with something as fundamental how it spins around its axis। इवन चाइना में एक डैम बना हुआ है बहुत बड़ा, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इसने अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो कर दी है। ये इतना बड़ा डैम बनाया था इन्होंने। राइजिंग सी लेवल बिकॉज ऑफ मेल्टिंग आइस कैन लीड टू मोर डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दी कम्युनिटी, ठीक है, जो रहती है वहां। दो अच्छे आर्टिकल्स हैं, वन इज साउथ एशियन में जो टनल चल रहा है उसके बारे में, और दूसरा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया। तो हम इन दोनों की समरी जल्दी से समझ लेते हैं। मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी थी ग्रुप में, आप वहां देख सकते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस एंगेजमेंट। अब हमने बांग्लादेश में क्या गलती की थी कि हमने शेख हसीना गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी उसका पूरा साइड ले लिया था। ऐसे ही मोदी जी यूएसए में गए थे, उन्होंने कह दिया था अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वहां भी आपने एक साइड ले लिया था। ये नहीं करना चाहिए हमें। वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में आएगी हमें उसे इक्वली उसके साथ डील करना चाहिए। अगर हम किसी का एक का साइड लेंगे तो अब जैसे अगर मान लीजिए वहां पर खालिदा जिया की पार्टी आती तो और ज्यादा एंटी इंडिया होगी कि आप तो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, right? So India must avoid being overly one-sided in the support of political factions in neighboring countries। ठीक है, its strong alignment with Sheikh Hasina and Bangladesh left it vulnerable when the political winds change। Engaging with all significant political groups regardless of past grievances is essential for long-term stability। इसलिए अभी आप देखिए कि ये जितने भी हमारे फॉरेन से मिलने आते हैं लोग, वो सरकार में बैठे हुए मोदी जी से तो मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम उनमें से कई लोग जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलते हैं। ठीक है, शेख हसीना जी जब आई थी तो वो मोदी जी से मिली, अगले दिन जाकर फिर सोनिया गांधी जी से भी मिली। ठीक है, एक टाइम पे जब आंग सून सूकी आई थी म्यांमार की, जब वो लीडर थी, तब वो भी दोनों से मिलती। तो हर पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट आपको रखनी पड़ती है इक्वली हर कंट्री में। बट हमने गलती की है, यूएसए के कंटेक्स्ट में मोदी जी वहां नारा लगाया है ट्रंप सरकार, और यहाँ पे हमने इनको थोड़ा ओवरटली ज्यादा सपोर्ट कर दिया था। सपोर्ट फॉर अलाइज। इंडिया शुड नॉट अबेंडन इट्स अलाइज इवन व्हेन दे लूज पावर।
The passage notes the importance of India's continued support to Sheikh Hasina after removal from power, suggesting that maintaining relationship with the former allies can provide strategic benefit in the future. अब बांग्लादेश डिमांड कर रहा है इंडिया से कि शेख हसीना जी को हमें हैंड ओवर कीजिए, हमने मना कर दिया है और वो सही भी किया है कि हम अपने अलाइज को ऐसे छोड़ नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम हमने सुकी को पूरी तरीके से अबेंडन कर दिया था और हमने कहीं ना कहीं अपनी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने मिलिट्री जनता को के साथ डील करना शुरू कर दिया था म्यांमार की, तो वो ठीक नहीं था. Avoiding communal binaries. India's foreign policy should not be influenced by religious consideration as this can lead to strained relation. The Citizenship Amendment Act for creating tension with Muslim majority neighbors and emphasizing that strong bilateral ties do not depend on shared religious majorities. ठीक, जब सीए हमारे यहाँ अनाउंस हुआ था असम में, तो बांग्लादेश ने कहा था ये आपका इंटरनल मैटर है, आप जानिए. Regional leadership. India needs to reassert its leadership in South Asia by reviving the regional organization like SAARC and BIMSTEC, which has been sidelined due to bilateral tension with Pakistan, especially SAARC में. ठीक है, बिम्स्टेक में म्यांमार है तो मिलिट्री जनता रूल कर रही है, तो वहां भी हम उनके साथ नेगोशिएट ज्यादा खुल के नहीं कर रहे हैं. It would help India counter external influences, particularly from China and US, that do not always align with its interest. ठीक है, जैसे यूएसए, अभी शेख हसीना जी ने यही कहा है कि मैं पावर में रह सकती थी अगर मैं यूएसए को एक आइलैंड दे देती जो उन्होंने मांगा था वहां पर स्ट्रेटेजिक पर्पज से चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दिया, ऐसा वो कह रही है. हालांकि यूएसए डिनाई कर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया इसमें. Addressing domestic issues. The economic and political challenges in the region are often driven by internal issues such as joblessness, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, democratic backsliding, जैसे आपका श्रीलंका एंड मालदीव में. India, along with other South Asian, must focus on these issues to ensure long-term stability. हमें शेख हसीना जी को थोड़ा सा रेप्रीमेंट करना था उसी टाइम पर कि आप ये जो कर रही हैं अथॉरिटेरियनिज्म, ये ठीक नहीं कर रही है, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, बट आप ये अथॉरिटेरियनिज्म मत चलाइए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दीजिए, मीडिया को कंट्रोल मत कीजिए. बट खैर क्या बोलेंगे हम, जब हमारे खुद के देश में हम लोग यही चीजें कर रही है हमारी सरकार. चलिए, तो वहां से हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले. वी आर डन विद दिस आर्टिकल. कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया. इसके की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस. Government has been steering research institution towards self-financing by marketing their expertise and patents. तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती पूरा, हम लोग इनके पेटेंट्स के थ्रू मार्केटिंग, उनको कमर्शियलाइज करके बेनिफिट देने में ज्यादा बिलीव करते हैं. This shift can be traced back to Dehradun Declaration of 2015, which marked a significant move towards corporatization of scientific research in India. जैसे अमेरिका में होता है मॉन्सेंटो, इस टाइप की कंपनीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, कुछ निकल के आता है तो उस पर पेटेंट राइट लें और फिर उसको कमर्शियलाइज करें और अपनी अर्निंग करें. हमने बना दिया एनआरएफ. ठीक है, इसमें हमने 50,000 करोड़ की फंडिंग भी दी है. एस्टैब्लिश अंडर दी ANRF Act of 2023, the foundation designed to fund research and foster connections between academia, industry, research institution. However, a substantial portion of the funding, that is for 72%, is expected to come from private sector. ये गवर्नमेंट पूरा नहीं दे रही है, reflecting that governments intend to reduce its own financial role in research. हमारे यहाँ 70% जो रिसर्च फंडिंग आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करता. जबकि दूसरी कंट्रीज में जस्ट रिवर्स है, वहां 70% प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट से 30% आती है. वो सब मैंने एनआरएफ पे आपके साथ इस पे मेंस 450 प्लस में लेक्चर किया हुआ है, वहां पे मैंने डिटेल में बात की है. मार्केट ड्रिवन अप्रोच. द एम्फेसिस ऑन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट in the ANRF mission suggests that focus on research that can be quickly turned into marketable products. अब हमें सिर्फ रिसर्च नाम की नहीं करनी है, कुछ ऐसी रिसर्च कीजिए जिससे कुछ ऐसा बने जिसको मार्केट किया जा सके, कमर्शियलाइज किया जा सके. अलाइनिंग विद गवर्नमेंट ब्रॉडर स्ट्रेटेजी ऑफ लिंकिंग रिसर्च टू द इकोनॉमिक आउटपुट्स. जैसे स्टीम इंजन की खोज करना सिर्फ काफी नहीं था जब तक उसको कमर्शियली पुट इन नहीं किया गया रेलवे और टेक्सटाइल सेक्टर में. चैलेंजेस टू क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च. अब ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च कर रहे हैं हम लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हैं कि देखते हैं इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि हम इस रिसर्च को कमर्शियलाइज कर पाएंगे या नहीं. दिस मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कुड अंडरमाइन द क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च विच इज एसेंशियल फॉर एडवांसिंग नॉलेज इन नेचुरल साइंस. द प्राइवेट सेक्टर इज अनलाइकली टू फंड रिसर्च. अब प्राइवेट सेक्टर ऐसी रिसर्च को तो फंड कर सकता है जो जिसका यूज मार्केट में हो सके, लेकिन क्यूरियोसिटी जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्च, हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग से रिलेटेड रिसर्च, ये प्राइवेट सेक्टर फंड नहीं करेंगे, उनको इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं दिखता, वो गवर्नमेंट को ही करनी होगी. ठीक है, दे डजंट प्रॉमिस इमीडिएट कमर्शियल बेनिफिट्स रिस्किंग ए डिक्लाइन इन फाउंडेशनल साइंटिफिक रिसर्च. तो गवर्नमेंट का रोल भी जरूरी है. कंपेरेटिव फंडिंग. इंडिया इन्वेस्टमेंट इन साइंस रिसर्च इज जस्ट 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी. ये इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब तक आपको याद हो गया होगा इफेक्ट. जबकि साउथ कोरिया इन्वेस्ट 2 to 3% ऑफ जीडीपी. पैसेज सजेस्ट दैट विदाउट इंक्रीज फंडिंग
public funding, that is government की तरफ से. India risks stifling its scientific potential and undermining public trust in science. एकेडमिक फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि हम लोग उतनी ऑटोनॉमी नहीं देते अपनी यूनिवर्सिटीज को. अभी आईआईएम बिल आया था, मैंने उसको डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने और अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है इस पे. ठीक है, तो हम लोग ऑटोनॉमी देने की बजाय उल्टा कंट्रोल बढ़ा रहे हैं. Importance of maintaining financial and administrative autonomy in research institution, which is crucial for fostering a culture of free inquiry. It raises the concern that recent government policies, including ANRF, may curtail this autonomy, especially in an environment where political and ideological pressures are becoming more pronounced. और आईएम बिल क्यों लेकर आए? क्योंकि काफी सारी ऐसी रिसर्च आई थी जिसने बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटेजीज को काउंटर किया था. वो चीज मोदी जी को पसंद नहीं आई थी. Lesson and implication. First is we need a balanced funding. Sustain a robust scientific ecosystem. It is crucial for government to balance its market-driven approach with sufficient public funding for basic as well as curiosity-driven approach. Autonomy and freedom. Ensuring autonomy of research institution and protecting academic freedom are essential for fostering innovation and maintaining public trust in science. Long-term vision. While marketable innovation are important, but long-term vision for science in India should also prioritize fundamental research that may not have immediate commercial application but is vital for overall advancement of knowledge. Alright, तो ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे थे, हमने यहाँ पे कवर कर लिए. आगे चलते हैं. एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस. तो इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे नोट्स दे दिए. ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, उन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, तो ये भी मदद करेगा. ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस एंड फैमिली प्लानिंग, एक्सपेंडिंग कॉम्प्रेसेंटिव चॉइसेस, तो ये सब आप सेल्फ रीड कर सकते हैं पीडीएफ से, उसमें ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं है. ये हमारे ज्यादा काम का है. डस इंडिया हैज लॉ ऑन मूवमेंट ऑफ बलास्ट वाटर. अब पहली बात तो ये है कि ये होता क्या है. So ballast water is a sea water taken into special tanks on ship to maintain stability by ensuring the vessel remains sufficiently submerged in the water. अब अगर वेसल को पानी पे उतारोगे तो वो तो मोस्टली तो ऊपर ही रहेगा, उसका कुछ हिस्सा पानी में भी रहे ताकि एक बैलेंस बना रहे उस शिप का. उसके लिए ये समुद्र का वाटर यहाँ पे स्टोर किया जाता है शिप में, उसी को कहते हैं बलास्ट वाटर. स्पेशली आफ्टर कार्गो हैज बीन डिस्चार्ज, क्योंकि आपने सारे कार्गो हटा दिए, कंटेनर्स हटा दिए, तो उसके बाद शिप खाली हो गया तो वो डोलता रहेगा इधर उधर, इसीलिए ये सफिशिएंट वाटर इसमें स्टोर किया जाता है. द वाटर इज लेटर पंप्ड आउट व्हेन द शिप टेक्स ऑन द न्यू कार्गो. ठीक है, बाद में इसको आप रिलीज कर देते हो, तो हो सकता है आपने अटलांटिक ओशन में ये वाटर भरा हो और आपने लाके इधर इंडियन ओशन में रिलीज कर दिया हो. However, this water often contains various aquatic organism, वो भी आ जाते हैं इसके साथ. इन्वेसिव स्पीशीज आ जाते हैं which can be released into new environment. अटलांटिक में मिलने वाला कोई इन्वेसिव स्पीशीज इस बलास्ट वाटर के थ्रू आया हो, शिप ने डिबोट किया हो इंडिया में आके, इंडियन ओशन में आके ये बलास्ट वाटर को रिलीज कर दिया हो, तो इन्वेसिव स्पीशीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके थ्रू. When the ballast water is discharged at different locations, this can lead to significant ecological disruption as seen in चारू मुसेल in India. ठीक है, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज था. Environmental impact क्या है इसके? Around 30 invasive species have been introduced through ballast water. चारू मुसेल particularly harmful, rapidly replaced native species in regions like Pulicat Lake in Tamil Nadu and Ashtamudi Lake in Kerala. The musel's high survival rate, prolific reproduction and ability to thrive in both marine as well as freshwater environment make it formidable invasive species threatening biodiversity and affecting the livelihood of local communities dependent on fishing. ठीक है, तो पहले तो इस इन्वेसिव स्पीशीज का नाम याद रखिएगा. ठीक है, ये किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को खराब करेगा, रैपिडली रिप्रोड्यूस करके खुद को और हमारे नेटिव ऑर्गेनिजम्स को खराब करके. ग्लोबल लेवल पर कोई रेगुलेशन है क्या? टू एड्रेस द थ्रेट पोज्ड बाय बलास्ट वाटर, International Maritime Organization (IMO) implemented Ballast Water Management Convention in 2017. This convention requires ships to manage their ballast water by either treating it with chemicals to kill the harmful organism, this is one way, right, or exchanging it with the water from the middle of the ocean, which is less likely to contain invasive species. अब आपने अमेरिका की कोस्ट से अगर वाटर उठाया तो उसको एक काम कीजिए, आप समुद्र के बीच में जाके रिलीज कीजिए और दूसरा पानी भर लीजिए, क्योंकि समुद्र के बीच में इन्वेसिव स्पीशीज का मिलना रेयर होता है रादर देन कॉन्टिनेंट्स शेल्फ के आसपास. Countries like Australia and New Zealand are particularly vigilant in enforcing these regulations to protect their sensitive marine environment such as Great Barrier Reef. But India उतना sensitive नहीं है अभी इस चीज को लेकर. इंडिया की पोजीशन क्या है? As of July 23, India has not signed this convention, meaning there is no mandatory regulation in place for managing ballast water at Indian ports. This lack of regulation increases the risk of invasive species spreading through ballast water discharge at Indian ports. Okay.
जरूरी है कि इंडिया शुड साइन दिस कन्वेंशन टू प्रिवेंट फर्दर एनवायरमेंटल डैमेज एंड होल्ड वेसल ओनर्स अकाउंटेबल फॉर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रॉपर बलास्ट वाटर डिस्चार्ज। अगर आपने पोर्ट के पास या लैंड के पास इसको डिस्चार्ज कर दिया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। तमिलनाडु का केस देखिए, यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया ₹160 करोड़ फ्रॉम कामराजार पोर्ट टू मैनेज द इन्वेसिव मुसल प्रॉब्लम। This underscores the significant economic and environmental cost associated with unregulated ballast water discharge. They accuse that the port failed to regulate ballast water, leading to spread of invasive species, highlighting the urgent need for stricter regulation and enforcement in India. Right. So, to conclude, the spread of invasive species through ballast water is a global issue that requires coordinated international effort and strict enforcement of regulation. For India, signing the BWM Convention and implementing stringent ballast water management practice is crucial to protecting its marine ecosystem and the livelihood dependent on them. The situation in Tamil Nadu serves as a stark reminder of the consequences of inaction in this area. Right, so अच्छा आर्टिकल था, इसको देख लिया हमने, आगे चलते हैं। Impact of institutional stigma on Dalit business owners earning capacity। ठीक है, ये फैक्ट है, चाहे दलित अमीर भी बन जाए उसके बाद भी उसके साथ बिजनेस करने में लोगों को एक स्टिग्मा फील होता है, ये रियलिटी है इंडिया की। इसलिए जो गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन की बात करते हैं वो पूरी सिचुएशन नहीं समझते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट को और वो माइंडसेट को इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट इज वाइडनिंग इनकम इनक्वालिटी। Top 1% of Indians saw their share of national income increase from 11.5% to 22%. Conversely, bottom 50% experienced a decline in their share from 20% to 15%. The middle 40% also saw a significant drop in income share from 42% to 27%. अभी देखिए आप मिडिल जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम में कितना शार्प ड्रॉप हुआ है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मा ऑन दलित बिजनेस ओनर। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टडी कंडक्ट की थी, उन्होंने एग्जामिन किया हाउ स्टिग्मा, पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, affects the economic opportunities of Dalit business owner. The stigma is a form of societal prejudice rooted in caste-based discrimination, which negatively impact Dalit's ability to leverage social and human capital effectively. कई बार एक दलित आदमी की फैक्ट्री में काम करने से मना कर देंगे लोग। आप लोन लेने जाइए बैंक में, मैनेजर आपको उतना सीरियसली नहीं लेगा। कई बार हो सकता है कि आप ऐसी चीजें बना रहे हो, जैसे आप बेल्स बना रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, ठीक है, बट दलित हो तो लोग कहेंगे नहीं नहीं वहां से नहीं खरीदेंगे, देखिए हम पूजा पाठ का सामान वहां से नहीं लाएंगे। इस तरह का होता है बिहेवियर सोसाइटी में। सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल। सोशल divided into bonding within community and bridging beyond community types. The study find that Dalit business owners struggle to benefit from bridging social capital due to out-group prejudice and cultural barriers. जो एससी के बाहर के लोग हैं वो इनके साथ डीलिंग करना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। Human capital, it refers to educational skills. While human capital is important, it does not fully mitigate the income disadvantage that Dalit entrepreneurs face due to systematic stigma. ठीक है, पढ़े लिखे दलित के साथ भी बायसनेस देखी जाती है सोसाइटी में, चाहे वो कितना ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो जाए। इनकी मेथोडोलॉजी छोड़ दीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इन्होंने जो इनसाइट्स निकाल के लाए इसमें से वो हमारे काम है कि स्टिग्मा अभी भी एक बैरियर है। देयर इज लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर दलित एंटरप्रेन्योर एज वेल। ठीक है, सो पॉलिसी इंप्लीकेशन। द स्टडी सजेस्ट दैट यूनिवर्सल पॉलिसीज में नॉट इफेक्टिवली एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस, कि हमने लोन देना आसान कर दिया वगैरह वगैरह। इस तरह की यूनिवर्सल पॉलिसीज इनकी जो यूनिक चैलेंजेस है उनको एड्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टिग्मेटाइज्ड ग्रुप हैं ये, इनके साथ अभी भी स्टिग्मा टैबू बना हुआ है। टेलर्ड अप्रोचेस आर नेसेसरी टू टैकल दीज डीप रूटेड इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी फॉर दलित एंड अदर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी। अब टेलर्ड अप्रोच का ही एक एग्जांपल है कि सरकार ने क्या कहा था कि हम अपने यहाँ पर जो जीएम पोर्टल पर खरीदारी करेंगे, सरकार जो लेगी, ठीक है, उसमें से 30% हम लोग उन एंटरप्राइजेस से लेंगे विच आर ओन्ड बाय एससी एसटी। ठीक है, तो ये होता है टेलर्ड अप्रोच। फ्रूगल इंजीनियरिंग कैन मेक एआई वर्दी। फ्रूगल इंजीनियरिंग, फ्रूगल का मतलब होता है हमारी नॉर्मल भाषा में जुगाड़। ठीक है, कि जुगाड़ करके हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर यही है कि हमें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज करने के लिए जरूरी है कि हम इसको छोटे लेवल पर ट्रेन करें। जैसे एक कोचिंग इंडस्ट्री है, कंटेंट बनाती है, वो छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ इसी के लिए ट्रेन कर ले कि यूपीएससी है, नीट है, आईआईटी है, इसी से रिलेटेड हम जो क्वेरीज पूछेंगे आपसे, अगर हमने कोई गवर्नमेंट की स्कीम आपसे पूछी है तो आप पूरी स्कीम मत बताइए हमें से उस कंटेक्स्ट में बता दीजिए कि यूपीएससी के एग्जाम में वो स्कीम के से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
या पूरा बजट मत दीजिए, बजट में से बस वो क्रक्स निकाल दीजिए जो यूपीएससी में काम आ सकता है। तो उसके लिए हमें एआई को छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज वे में ट्रेन करना होगा, राइट। Frugal engineering can make AI cost effective in India and country will emerge as an AI use case capital of the world। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। Instead of running AI on large frontier models, countries should use much smaller, targeted and more secure, cost-effective AI models, ताकि हम इसकी यूज को इतना कॉमन बना दें अपने इंडिया में कि वर्ल्ड की कैपिटल बन जाए ये एआई के यूज में। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप है सर्वम एआई। दिस इज ए होम ग्रोन जनरेशन एआई स्टार्टअप विच बिल्ट ए स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो जैसे मैंने कोचिंग इंडस्ट्रीज का आपको एग्जाम्पल दिया। Designed to be voice-enabled and multilingual, this full-stack generation AI platform can support 10 Indian languages and is aimed at revolutionizing AI accessibility and adoption across India diverse linguistic and socio-economic landscape. Right, so this was a wonderful point. AI can bridge the healthcare gaps. Yes. Adoption of AI at scale could bridge accessibility, affordability and quality gaps. हेल्थ केयर सेक्टर जो कि अभी कितना है हमारा, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $650 बिलियन का बन जाएगा बाय 2025, मतलब नेक्स्ट ईयर ही। ठीक है, सो देयर इज एन अपटिक इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एक्सपैंडिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइंग हेल्थ केयर सेगमेंट्स एंड ग्रोथ इन न्यूअर पॉकेट्स लाइक होम हेल्थ केयर एंड टेली मेडिसिन। कंट्री का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ग्रो कर रहा है 22% के CAGR से, बट अगर हम इसमें एआई की बात करें, एआई का यूज हेल्थ केयर में, तो वो ग्रो कर रहा है 40% के CAGR से। ठीक है, तो हमें इस एआई का यूज और बढ़ाना है। और मैंने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आपके साथ अभी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में डिस्कस किया है 2 दिन पहले कि कैसे एआई को हमने यूज किया है कैंसर थेरेपी में। ओके, एप्लीकेशन, तो एआई की एप्लीकेशन हम कई जगहों पे कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल्स, एआई इमेजिंग, diagnostics have witnessed a significant uptick in AI expansion levels, promising a transformative leap for the country's healthcare system by enhancing diagnosis, streamlining operation and improving patient care nationwide। बाकी मैंने आप पे इस पे आपको एक पूरा नया नोट्स बना के दे दिए हैं कि हम कैसे एआई को हेल्थ केयर में जो गैप है उसको ब्रिज करने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स आपको बना दिए हैं। इंप्रूव डायग्नोस्टिक, अर्ली डिटेक्शन होगा, टीबी कैंसर जैसी बीमारी अगर अर्ली डिटेक्ट की जाए तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम प्रिसिशन मेडिसिन बना सकते हैं जो हमारे हेल्दी सेल को कम डैमेज करेगी और सिर्फ जो बीमार सेल है उन्हीं को करेगी। टेलीमेडिसिन, रिमोट केयर में एआई का यूज कर सकते हैं हम। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी, आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से आपको ड्रग्स दी जा सके। रिसोर्स एलोकेशन, ताकि वर्कफोर्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकें, प्रोडक्टिव एनालिसिस कर सकें। एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी इन टेक्नोलॉजीज की मदद से, रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, पेशेंट एंगेजमेंट, एजुकेशन, सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा को आप उतना लाइटली मत लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। लास्ट ईयर भी मैंने उसको बंद कर दिया था पुअर रिस्पॉन्स की वजह से, बट उसमें से भी हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, सो आप प्रीलिम्स एक्स्ट्रा की वीडियो मिस मत कीजिए, यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहा हूं अभी तो मैं उन्हें ना। यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज है, यूक्रेन ऑफर टू स्टॉप इंकर्जन। अभी कार्स्क रीजन को याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर यूक्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है रशियन टेरिटरी को टेक ओवर करने के लिए। अब इन्होंने कहा है कि हम इंकर्जन रोक देंगे अगर रशिया पीस स्टैब्लिश कर ले। अब आप सोचिए, रशिया जैसे पावर को यूक्रेन कह रहा है कि पीस स्टैब्लिश कर लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाटो के सपोर्ट से। वेनेजुएला, वेनेजुएला में ये दोबारा जीत के आए, बट इनके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट चल रहा है कि आपने पूरे इलेक्शन में धांधली की है। तो अब इन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है एनजीओस पर और काफी मास अरेस्ट शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी यूएन के लिए कंसर्न है। चाइना म्यांमार की जनता चीफ के साथ डील कर रहा है। मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना ज्यादा खुश है यहाँ पर म्यांमार में डेमोक्रेसी की जगह एक वन पार्टी रूल टाइप की चीजें चल रही हैं। ठीक है, बाकी म्यांमार का जो पूरा इशू है वो 450+ में डिस्कस किया है। ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। 3 सिविलियंस किल्ड इन बॉर्डर क्लैश विद पाकिस्तान सेज तालिबान। तो तालिबान जब ये टेक ओवर किया था तभी सब लोग जानते थे कि अगला टारगेट इसका पाकिस्तान ही होने वाला है। ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि इनडायरेक्टली तो अफगानिस्तान वाला तालिबान ही इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने अफगानिस्तान में किया वही हम रेप्लिकेट कर सकते हैं पाकिस्तान में। श्रीलंका, तमिल पार्टी जो है वो चाहती है कि आप फेडरल मॉडल की तरफ आइए। अब श्रीलंका में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है अमेरिका की तरह। ये लोग चाहते हैं कि आप इंडिया की तरह एक फेडरल सिस्टम बनाइए ताकि स्टेट्स को भी
एक फिक्स पावर हो, अथॉरिटी हो अपने आप को गवर्न करने की, ना कि एग्जीक्यूटिव की मन मर्जी पे हो, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, फेडरल इशू क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। ईरान, अब जैसा कि कल यूएसए की एजेंसीज ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह जल्दी मिलकर एक अटैक कर सकते हैं अगले वीक ईरान इसराइल पर। हॉल्टिंग और लिमिटिंग ईरानियन स्ट्राइक कुड बोस्टर मंथ लॉन्ग एफर्ट टू रीच सीज फायर। अगर ये अभी रोक दे ईरान ये अटैक, तो शायद सीज फायर जो डिस्कस किया जा रहा है इसराइल और हमास के बीच, उसमें कुछ नतीजे आ सकते हैं। बट गलती इसराइल की है कि उन्होंने एक चीफ को मारा हमास के, जो कि मॉडरेट लीडर था, और मारा भी तो ईरान की टेरिटरी पे। सेकेंड इज फेलियर टू डू सो कैन सी ईरान लॉन्च कॉम्प्लेक्स अटैक इन टेंडम विद लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप, पुशिंग इसराइल टू रिप्लाई विद डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान। और फिर उसके बाद अगर इसराइल ने डायरेक्ट अटैक किया ईरान पर, तो फिर ये पूरा रीजन ही वॉर में एंगेज हो जाएगा, और उसी को रोकना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है सब वर्ल्ड की। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब भी रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रीलिम्स एक्स्ट्रा को लाइटली मत लीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ग्रुप में आके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर, राइट। और सेकंड थिंग इज कि न्यूज एनालिसिस को मिस मत करो यार, और अगर कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए इस पे तो एटलीस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल फाइनली वाइंड इट ऑफ। ओके, मैं सब बंद कर दूंगा ये, क्योंकि नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। हम अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम कंटेंट में, देखिए कोचिंग का ये रहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करना है, इसलिए वो आपको भर भर के कंटेंट दे देती हैं। एक दृष्टि आई है से वो दो दो मैगजीन निकाल रही है मंथ में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। यार अगर आप इतने सारे 1 लाख से ज्यादा आर्टिकल पढ़ के अगर कुछ अचीव कर रहे हो, तो उतना टाइम वर्थ नहीं है। एक्सपीरियंस बताता है कि हम कम से कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, तो मेरी कोशिश ये रहती है। अगर मुझे आपको सिर्फ ऐसे देना होगा, मटेरियल से बम्बार्ड करना होगा, तो वो तो फिर आपको मिसगाइड करने वाली बात है। ठीक है, वहां कोई कट ऑफ 200 नंबर नहीं जा रहा है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 65 क्वेश्चन रखिए, अच्छे से तैयारी हो वही करना है। 25 करीब क्वेश्चन सिर्फ न्यूज़पेपर से हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप इजिली इजिली उनको सॉल्व कर सकते थे। 20 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। ओके, तो 45-50 क्वेश्चन तो आप बहुत इजिली सॉल्व कर सकते थे इस साल। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.